हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और यहाँ पे हम देखने वाले हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें लास्ट टाइम में हमने ऑलरेडी ये फिगर को ऑब्जर्व किया था और उसके बारे में थोड़ा सा समझा था। वही चीज़ को थोड़ा और देखते हैं। तो क्या लिखा देखिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में कि जैसे ये सारी चीज़ जो बरीड हो जाते हैं उनसे हम एवोल्यूशन को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके एविडेंसेस है। तो क्या लिखा देखिए कि ए क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मतलब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट था। तो आगे क्या बोला कि हाउ कैन वी टेल दिस, और अगर हम सोचें भी या हम किसी को बताएं तो हम ये किस तरह बता सकते हैं, क्या हमारे पास एविडेंस है, क्या सबूत है हमारे पास। तो नाउ दिस सीक्रेट, तो ये जो सीक्रेट है हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ। तो ये जो सीक्रेट है ना, ये अर्थ के अंदर ही छुपा हुआ है, मतलब बरीड, जिससे इसके ऊपर सॉइल के लेयर, उसके ऊपर सॉइल के लेयर। जैसे हम अगर ज़मीन पे चल रहे तो हमें नहीं पता कि हमारे ज़मीन के, हमारे पैर के नीचे काफ़ी अंदर कुछ कोई डेड बॉडीज़ है जो वहाँ पे रिमेन है, जिसको देखकर फिर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या था, कितने सालों से अंदर था। तो वो उसका अंदाज़ा होने के बाद हम बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था। तो ये सारे जो सीक्रेट्स हैं वो अर्थ के अंदर ही छुपे हुए हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अमाउंट में या मात्रा में ऑर्गेनिजम्स जो थे वो बरीड हो गए थे, दफन हो गए थे ड्यू टू डिज़ास्टर्स। किसके वजह से डिज़ास्टर्स? टाइम टू टाइम डिज़ास्टर्स होते रहते थे, कभी फ्लड आता था, कभी अर्थक्वेक, कभी वॉल्केनो। इनसे काफ़ी सालों तक की बात हो रही है, ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी देरों में। तो इनसे जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो दफन हो जाते थे, उनकी बॉडी या मर जाते थे। फिर उनकी बॉडी में जो बाकी की जो आउटर चीज़ है वो तो डीके हो जाते थे, लेकिन जो स्केलेटन है वो उसी तरह रह जाता था। तो फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से डेड बॉडीज जो होते थे वो अर्थ के अंदर बरीड हो जाते थे। रेमिनेंट्स, जो उनका रेमिनेंट्स मतलब रिमेनिंग पार्ट्स, एंड इम्प्रेशंस, उनके जो ये सारे जो मार्क्स जो आप देख रहे हो, ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड। लेकिन अंदर जाने के बाद ये सारी चीज़ प्रिजर्व्ड रहती थी। तो ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हो ये अंदर सुरक्षित रहती थी, ऐसा समझिए, अंडरग्राउंड। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो इनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ये हमने पीछे की वीडियो में भी देखा था। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपको इवोल्यूशन स्टडी करना है तो फॉसिल को भी स्टडी करना एक ज़रूरी चीज़ है, ये यहाँ पे बताया। और चलिए आगे देखते हैं। तो पेज नंबर में इसके आगे बढ़ने से पहले कार्बन डेटिंग क्या है हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना भी नहीं है, सिर्फ कार्बन डेटिंग वर्ड याद रखना है और जो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कॉस्मिक रेज पहले तो क्या है, अर्थ के बाहर से जो सन के तरफ से जो कॉस्मिक रेज आते हैं, बड़ी स्पीड में जो पार्टिकल्स आते हैं, ऐसा समझिए, प्रोड्यूसिंग फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं कब? जब वो बॉम्बार्ड होते हैं, जब एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, उससे जब वो टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स फॉर्म करते हैं। फिर वो न्यूट्रॉन्स क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसके साथ वो मतलब रिएक्ट करता है, ऐसा समझिए, या ऐसा समझिए कोलाइड करता है, टकराता है जब उनसे, तो वो क्या करता है, कार्बन 14 फॉर्म करता है स्टूडेंट, जो रेडियो एक्टिव होता है, जो रेडियो एक्टिव, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मल कार्बन 12 के जैसा नहीं है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ये रेयरली होते हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ऐसा इतना यहाँ तक समझिए। उसके बाद मतलब अब ऐसा समझिए कि कार्बन 14 जो है वो नेचर में, एटमॉस्फेयर में नेचुरली बनता है, ऐसा कोई बना नहीं रहा है, वो कॉस्मिक रेज की वजह से बन रहे हैं और नाइट्रोजन की वजह से बन रहे हैं। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या करता है, वो कॉस्मिक रे जब उससे टकराता है तो यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन या N14 कैप्चर से हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, मतलब कॉस्मिक रे से जो आते हैं, एंड अंडरगोज कन्वर्जन टू कार्बन 14, और एक हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज होता है, जैसा यहाँ पे दिया है कि नाइट्रोजन 14 बना है, सॉरी कार्बन 14 बना है नाइट्रोजन से, और उसके बाद एक हाइड्रोजन प्रोटॉन बना है। उसके बाद देखिए क्या हो गया कि नाइट्रोजन 14 से कार्बन 14 बना है, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का छोड़िए, आप कार्बन 14 की बात करिए, तो कार्बन 14 तो एटमॉस्फेयर में बन गया कॉस्मिक रेज की वजह से, और कार्बन 12 ऑलरेडी नेचर में है प्रेजेंट। ये सभी आइसोटोप्स है स्टूडेंट्स, ये याद रखिए। ये कार्बन के मतलब सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है। और फिर कार्बन 13 की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कार्बन 14 और कार्बन 12 है। कार्बन 12 अबेंडेंट होता है और कार्बन 14 जो है वो रेयर होता है। अब ये दोनों कार्बन ये दोनों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने के बाद फिर ये दोनों क्या करते हैं, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13 भी मेनली फोकस करते हैं कार्बन 14 और कार्बन 12 में। ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो आप समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है। उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 से भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन 13 से भी बना है, कार्बन 12 से भी बना है। लेकिन कार्बन 14 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेयर है, इतना समझिए, बहुत कम। ऐसा बोला जाता है कि मिलियंस में कुछ ही होते हैं। ऐसा मिलियंस अगर कार्बन 12 है तो उसमें कुछ ही कार्बन 14 होते हैं। तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ C13, C14 और C12, तो ग्रीन प्लांट्स आपको मालूम है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है। फिर से मैं 13 को यहाँ पे हटा रहा हूँ, सिर्फ कार्बन 12 और कार्बन 14 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कार्बन 14 है, कार्बन 12 है। कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो कम रहता है, वो फिक्स साइंटिस्ट को पता है, एकदम एक्यूरेट नहीं, फिर भी एक बहुत अंदाजे तक उनको पता है। अब होता क्या, फिर ये जो ग्रीन प्लांट्स है इनको खाते हैं एनिमल्स। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वो जो कार्बन 14 है वो एनिमल के बॉडी में चला है। फिर एनिमल का बॉडी या एनिमल जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो जो C14 है वो डीके होना चालू होता है स्टूडेंट्स, वो ख़त्म होना चालू होता है, लेकिन C12 ख़त्म नहीं होता है। और C14 के बारे में हम देखेंगे तो C14 एक रेडियो एक्टिव है, इसके लिए वो डीके होना चालू होता है या ख़त्म होना चालू होता है, ऐसा समझिए। अब लेकिन वो कब होता है, जब प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी डेड हो जाते हैं। जब तक वो अलाइव रहते हैं तब तक नहीं, जब वो डेड होते हैं तब C14 का भी डीकिंग शुरू होता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ये भी समझिए कि सपोज करिए ये फॉसिल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब C14, तो वो C14 एब्जॉर्ब कर रहा है जो रेडियो कार्बन है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, अपने ज़िंदगी तक, जब तक वो जीते हैं। फिर वो मर जाते हैं, वो एक फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था फॉसिल का डेफिनेशन। फिर प्रोसेस देखिए क्या है, हल्का सा समझिए, दो प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली आप प्रोसेस पे फोकस मत करिए, प्रोसेस आपसे नहीं पूछा जाएगा। कार्बन डेटिंग क्या है बस वो पूछा जाएगा, या टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो आपको समझना है। तो उस फॉसिल का क्या लिखा है कि एक स्मॉल पीस या ए स्मॉल पीस ऑफ द फॉसिल इज बर्न, उसको जलाया जाता है एंड कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके अंदर कार्बन 12 भी रहेंगे और कार्बन 14 भी रहेंगे। और कार्बन 14 कितने कम रहते हैं यहाँ पे बताइए, एग्जैक्ट फिगर नहीं स्टूडेंट्स। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों है। उसके बाद फिर देखिए कार्बन 14 डीकेस, कार्बन 14 क्या होता है, डीके होता है इनटू नाइट्रोजन 14 एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एमिट करके वो नाइट्रोजन 14 में डीके होना चालू होता है, जिससे पहले बना था उससे वो डीके होना चालू होता है। अब यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है, समझिए कि ए रेडिएशन काउंटर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। अब कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो ये रेडिएशन काउंटर रिकॉर्ड करता है। अभी इतना इजी भी प्रोसेस नहीं कि आप समझ जाओ, बस इतना समझो कि ये किसी तरह वो रिकॉर्ड कर लेता है, कार्बन 14 का अमाउंट पता लगा देता है, जिससे हम प्लांट या एनिमल बॉडी में कितने कार्बन हैं अभी एग्जिस्ट है कार्बन 14, इसका अमाउंट उनको पता चल जाता है। या एक थोड़ा सा प्रोसेस देखिए यहाँ पे ऐसा भी है कि वो जो एक्सकेवेटेड जो ज़मीन से निकला हुआ बोन रहेगा उसको साफ़ किया जाएगा, उसके टुकड़े किए जाएंगे, फिर उसको ट्रीट किया जाएगा, वीक एसिड से उसको ट्रीट किया जाएगा, फ्रीज किया जाएगा, ड्राइड किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू कन्वर्ट ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इनटू बेंजीन, मतलब कार्बन एटम्स को बेंजीन में कन्वर्ट करना, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फिर एडिशन ऑफ सेंटिलाइजर टू बेंजीन सैंपल, सभी बेंजीन सैंपल को सेंटिलाइजर ऐड करना, फिर लिक्विड सेंटिलाइजर स्पेक्ट्रोमीटर काउंट्स द नंबर ऑफ डीकेज अकरिंग पर मिनट, एक मिनट में कितना डीके हो रहा है वो वहाँ पे ये काउंट करता है। कंप्यूटर से फिर एनालाइज किया जाता है और फाइनली डेट पता लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि कार्बन डेटिंग वर्ड आप सुनो तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि अब देखिए सपोज करिए कि जब कोई एक पीस ऑफ फूड है जो ज़मीन के अंदर है, फिलहाल इसके अंदर जितने भी एमिट हो रहे हैं, अभी अभी सपोज करिए कि ये पीस ऑफ फूड ज़मीन के अंदर गया तो इसका एज 0 है। इतने रेडिएशन अगर कार्बन 14 के हैं तो अगर आधे हो गए, 50% कम हो गए, तो समझिए कि 5730 ईयर्स हो गए। मतलब काउंट किया जाता है, देखिए C14 का और C12 का रेशियो से ये पता लगाया जा सकता है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए, दोनों का रेशियो निकाला जाता है। किस तरह निकाला जाता है ये भी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आप समझिए दोनों के रेशियो से ये पता लगाया जा सकता है कि कितना डीके हुआ है कार्बन 14 का। अगर वो 50% हो गया है जितना था, उसके बाद अगर आधा हो गया है तो समझिए कि 5730 ईयर्स बीत चुके हैं।
अब उसके बाद इसका अगर आधा हो गया तो समझिए और एक 5730 ईयर्स भी बीत चुका है, इसका मतलब 11460 ईयर्स जा चुके हैं। इसके बाद इसका भी अगर आधा हो जाता है तो समझिए 17,000, वैसा 12%, अभी 12 का आधा 6%, 6 का आधा 3%, ऐसा करते करते कार्बन डेटिंग से मैक्सिमम या ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 50 ईयर्स तक आप पता लगा सकते हो, 50 ईयर्स तक। तो ये याद रखिए। तो चलिए चलते हैं टेक्स्ट बुक में। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में देखते हैं कि कार्बन कंजम्पशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स। कोई भी प्लांट्स का, कोई भी एनिमल्स का कार्बन का जो कंजम्पशन है वो बंद हो जाता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद। एंड सिंस देन, और जैसे वो बॉडी डेड बॉडी हो जाता है उसके बाद से क्या होता है, ओनली द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर्स कंटिन्यूसली, क्योंकि C14 रेडियो एक्टिव है और यही डीके होता है, C12 नहीं होता है। फिर देखिए क्या लिखा है कि इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट रहने के जगह पर द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12, कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव है, कार्बन 12 जो नहीं है, इनके रेशियो में चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं, क्योंकि कार्बन 12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, ये आप समझिए। उनका डीके नहीं होता, वो डीके नहीं होते, वो उतने ही रहते हैं, लेकिन कार्बन 14 डीके होते चले जाते हैं। तो दोनों का रेशियो जब निकाला जाता है तो पता चल जाता है कि कितने कार्बन 14 जा चुके हैं, या वेरियस अलग अलग मेथड आपने देखा है, इस तरह से पता लगाया जा सकता है। फिर क्या लिखा है कि द टाइम पास्ड सिंस द डेथ, तो डेथ होने के बाद से जितना टाइम बीत चुका है ऑफ ए प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेशन या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14। C14 का रेडियो एक्टिव कितना हुआ, हाफ हुआ, 50% हुआ, 25% हुआ, 30% हुआ, जितना भी है वो सारे कैलकुलेशंस है स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद और एक चीज़ क्या है कि C14 का तो रेडियो एक्टिविटी का मेजर तो करते ही है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि रेशियो ऑफ C14 टू C12, C14 का और C12 का रेशियो क्या है वो भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मिलियंस अगर C12 है तो कुछ इसमें C14 रहते हैं, तो ये भी एक रेशियो से पता लगाया जा सकता है प्रेजेंट इन देयर बॉडी। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड, और यही है कार्बन डेटिंग मेथड। तो एग्जाम में अगर कार्बन डेटिंग पूछेगा तो आपको यही सब लिखना है, आपको जो मैंने बताया वो सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक हल्का सा आपको एक नॉलेज दे रहा था सो दैट आपको कार्बन डेटिंग ऑड नहीं लगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटोलॉजी एंड अर्थ्रोपोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी तो आपने देखा ये सब जो बरीड रहते हैं उसमें तो यूज़ होता ही है, लेकिन दूसरा है कि अर्थ्रोपोलॉजी में जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में समझा जाता है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आपने पढ़ा था, तो ये सारे जगह पे इसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग का फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, ह्यूमन के फॉसिल्स का। एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ पेपर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ लिखे हुए रहते हैं, पुराने बहुत पहले के लेटर्स या कोई भी चीज़, उन पेपर के टुकड़ों से पता लगाया जा सकता है कि वो कितने ईयर्स बैक के थे वो सारी चीज़। तो इनके एज को फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। फिर देखिए क्या लिखा कि वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइंड, एक बार फॉसिल का एज पता लगा दिया गया बाय सच टेक्निक, इस टेक्निक से इट बिकम्स ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर अर्स्टवाइल ऑर्गेनिजम्स। तो और भी जो अर्स्टवाइल ऑर्गेनिजम्स है, और भी जो उनके बाद या उनके पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके एजेस को भी हम यहाँ पे एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली या एक्यूरेटली हम उनके बाकी के ऑर्गेनिजम्स के एजेस को भी पता लगा सकते हैं। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। फिर ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि पहले इनवर्टिब्रेट्स थे जिनके बैकबोन, मतलब बैकबोन नहीं हुआ करता था, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता था, और अभी क्या है हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो पहले इनवर्टिब्रेट्स थे ये मालूम पड़ा है, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स से फिर वर्टिब्रेट्स आए हैं, ये डिस्कवरी हुआ है। चलिए इसके आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग का जो मेथड ये डिस्कवर किसने किया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे हम देखने वाले कि कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरली अकरिंग C14। वो कैसे C14 बना था मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय विलर्ड लीबी, तो विलर्ड लीबी ने ये बताया था ये मेथड। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1960 में फॉर दिस इन्वेंशन। द एज ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल रेडियो कार्बन। तो एक जर्नल में किस तरह, मतलब एज ऑफ द मटेरियल के एज को पब्लिश किया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑब्जर्व एंड डिस्कस, इसको ऑब्जर्व करिए और डिस्कस करने बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व्ड। तो हम आगे के देखेंगे। यहाँ पे है डक बिल प्लेटिपस, यहाँ पे है लंग फिश, यहाँ पे है पेरिपेटिस। अब इनके बारे में आपको समझना है कि सम एनिमल्स विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे
कुछ एकदम स्पेशल है, कुछ अलग ही है। बस यही आपको समझना है, जिससे इवोल्यूशन में आप रिलेट कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली ये किस जगह से है, ये एक जगह पे क्या इनके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इवोल्यूशन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझेगा। जैसे देखिए कि पहले पेरिपेटस के बारे में आपको समझाता हूँ, फिर टेक्स्ट बुक में चलते हैं कि पेरिपेटस दो फाइलम को रिप्रेजेंट करता है, एक तो आर्थ्रोपोडा को भी और एक एनेलिडा में। अब अगर एनेलिडा देखिए, बहुत सारे उनके कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे वो कैरेक्टर्स को मैंने इंक्लूड किया है जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। जैसे आर्थ्रोपोडा अगर देखेंगे, अगर कॉकरोच के बारे में बात करेंगे तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल होता है, मतलब इनके बाजू बाजू में पोर्स होते हैं और फिर वो पोर्स से ऑक्सीजन क्या करता है, एंटर करता है, अंदर भी ट्यूब्स होते हैं और वैसा उनका रेस्पिरेशन होता है। हमारे जैसा लंग के जैसा रेस्पिरेशन नहीं होता है। फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, हार्ट है, उसके बाद फिर वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, तो इनका ऐसा नहीं होता, इनका ओपन होता है। जैसे बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये होता है आर्थ्रोपोडा में। और भी चीज़ें होती हैं। और एनेलिडा में क्या था, उनकी जिनकी भी एनेलिडा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सबसे पहली जो बात है कि उनके बॉडी सेगमेंटेड होते हैं रिंग शेप। जैसे एनीलिडा में, एनी का मतलब होता है रिंग होता है, तो एनेलिडा फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके सबसे पहली बात है कि उनके बॉडीज रिंग शेप के रहते हैं, सेगमेंटेड थे। जैसे यहाँ पे आप लीच के देख रहे हो, ये अर्थवर्म है, सेगमेंटेड है। ये नेरीज है, यहाँ पे भी देखिए सेगमेंटेड है। लेकिन आगे आप देख रहे हो तो यहाँ पे और भी कुछ आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं पेरेपोडिया। तो ये सारी चीज़ समझिए कि यहाँ पे मेनली क्या होता है कि सेगमेंटेड बॉडी होता है। अब पेरिपेटस को अगर आप देखते हो तो इसके बॉडी सेगमेंटेड है, तो इनके जैसा हो गया, एनेलिडा के जैसा। इसका जो कवरिंग है वो थिन क्यूटिकल है, मतलब एक ऐसा लेयर आता है इनके बॉडी के ऊपर जो मॉइस्ट रखता है। और यहाँ पे भी सब, जैसे ये मॉइस्ट आप देख रहे हो, चिकनापन लग रहा है, चिकनापन गीलापन जैसा लग रहा है, तो थिन क्यूटिकल है। फिर इनके अंदर पैरापोडिया नहीं है, लेकिन इनके अंदर, इसके अंदर देखिए नेरीज के अंदर पैरापोडिया है और इसके अंदर भी पैरापोडिया है। मतलब सेगमेंटेड बॉडी, फिर थिन क्यूटिकल कवरिंग और पैरापोडिया, ये जो भी शो कर रहा है ये पेरिपेटस, ये फाइलम एनेलिडा में आता है। लेकिन साथ ही साथ में इसका जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकियल है। ये ट्रैकियल इसका रेस्पिरेशन होता है, तो वो आ जाता है किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा में। और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आर्थ्रोपोडा में आता है। मतलब ये जो चीज़ है वो आर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टर दिखाता है, पेरिपेटस और एनेलिडा का भी दिखाता है। तो अगर ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ना डिस्टिंक्टली ये फॉलो कर रहा है, ना ही ये फॉलो कर रहा है। ना आर्थ्रोपोडा को पूरी तरह फॉलो करता है, ना ही वो एनेलिडा को फॉलो करता है, वो दोनों को फॉलो करता है। और इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में बोला लेकिन यहाँ पे एनिमल्स के बारे में जो बताया वही देखेंगे। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ऊपर का जो आप देख रहे हो ये कैरेक्टर्स, बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो कुछ ऐसा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो दिखाते हैं जिनको देखकर और बाकी के अदर फाइलम्स को देख के आप इनको दो जगह पे रिलेट कर सकते हो। तो वही लिखा है कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। तो ये दोनों में कनेक्ट कर रहा है, एक जगह पे आर्थ्रोपोडा और एक जगह पे एनेलिडा, दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, इसके लिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल इन पेरिपेटस, इसके अंदर कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, ये एनेलिडा के कैरेक्टर्स हैं, आर प्रेजेंट एनेलिडा के जैसा। और साथ ही साथ में सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोडास, या आर्थ्रोपोड्स समझिए। तो आर्थ्रोपोड्स के जैसा भी ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहा है, और एनेलिडा के जैसा वो पैरापोडिया, थिन क्यूटिकल और सेगमेंटेड बॉडी दिखा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो हम बोल सकते हैं कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा देखते हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में, डक बिल प्लेटिपस। तो इसके बारे में समझिए कि डक बिल प्लेटिपस मैमल्स के जैसा भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताता है और रेप्टाइल्स के जैसा ही बताता है। जैसे रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं वो एग लेज करते हैं, वो अंडे देते हैं, फिर अंडे टूटते हैं और बच्चे बाहर आते हैं। तो यहाँ पे डकबिल जो प्लेटिपस है वो भी एग ले करता है, अंडे देता है। अगर वो अंडे दे रहा है तो वो रेप्टाइल्स में आ गया। लेकिन साथ ही साथ में ये मैमल्स का एक मेमरी ग्लैंड का भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताता है। जैसे ये मैमल है, ये अपने यंग वन को फीड करता है मिल्क, तो मिल्क
जहाँ से ये इसका जो यंग वन है फीड कर रहा है, मेमरी ग्लैंड है ये, जहाँ से वो मिल्क मतलब दूध पी रहा है ऐसा समझिए। उसी तरह यहाँ पे यही प्लेटिपस अगर आप देख रहे हो तो ये उसके बच्चे हैं जो उसके बॉडी से चिपटे हुए हैं और वो अपने माँ का, मदर का दूध पी रहे हैं यहाँ पे। तो इस मतलब प्लेटिपस के पास मेमरी ग्लैंड भी है जिससे बच्चे दूध पी लेते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करता है, एग ले करता है, जो रेप्टाइल का कैरेक्टर है। तो एग ले होने के बाद एग से डायरेक्टली बच्चे बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे इनके पास मेमरी ग्लैंड नहीं होता है, मतलब रेप्टाइल्स के पास नहीं होता है। लेकिन प्लेटिपस के पास दोनों कैरेक्टर होने की वजह से इसको हम कनेक्टिंग लिंक में ले लेते हैं कि ये रेप्टाइल के जैसा भी है और ये मैमल्स के जैसा भी है। तो यहाँ पे लिखा देखिए कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में कि सिमिलरली डक बिल्ड प्लेटिपस ये लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू, और वो मैमल्स के जैसा भी रिलेशनशिप बताता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड हेयर्स। उनके बॉडी पे हेयर्स भी होता है जो मैमल्स के बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं। फिर देखिए लंग फिश, उसी तरह थर्ड जो कनेक्टिंग लिंक आप देखोगे वो लंग फिश का है। तो लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स। देखिए लंग फिश एक ऐसा फिश है जिसका रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, जबकि फिशेस के जो रेस्पिरेशन होते हैं वो गिल्स से होते हैं, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पे ये एक लंग फिश आप देख रहे हो जो क्या करता है, अपना रेस्पिरेशन लंग्स से कर रहा है इररेस्पेक्ट ऑफ बीइंग फिश, जबकि वो फिश है फिर भी वो लंग्स से रेस्पिरेशन ले रहा है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि ये कनेक्ट कर रहा है मैमल्स के साथ। सो देखिए दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। इससे ये समझ में आता है कि मैमल्स जो हैं, हम भी हैं या कोई और भी मैमल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। और जितने भी एम्फीबियंस आप देख रहे हो वो फिशेस से इवॉल्व हुए हैं, फिशेस से उनका इवोल्यूशन हुआ है ऐसा समझा जाता है। चलिए इसके आगे चलते हैं। लास्ट है ये कि एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। जैसे एम्ब्रायो है ये मतलब ऑफस्प्रिंग के सबसे पहला जो स्टेज होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सब में ऑलमोस्ट आपको एक जैसा सिमिलरिटी दिख रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश है। जबकि ये जो है वो फिश का एम्ब्रायो है, फिर ये सैलेमेंडर, ये टॉर्टोइज, ये चिकन, ये पिग, ये काऊ, ये रैबिट और ये मैन का। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कंपेयर करिए कि इवन मैन इनके जैसा ही मैच हो रहा है। उसके बाद ये लेटर डेवलपमेंट है, उसके बाद देखिए कैसा डिफरेंट हो जा रहे हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है बस। तो ये माना जाता है कि सब लोग का इवोल्यूशन किसी एक ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपैरेटिव, अगर सबको कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हुआ है स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं मतलब वर्टिब्रल कॉलम वाले, given in the picture shows that all embryos shows extreme similarities during initial stages। तो initial stages में इनके अंदर जो similarities extremely ज़्यादा similar है, एकदम एक जैसा है, and those similarities decreases gradually, और धीरे धीरे वो similarities decrease हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। सिमिलैरिटीज़ इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट, तो इनिशियल स्टेज के जो सिमिलैरिटी है इनको देखने के बाद ये समझ में आता है कि द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स, मतलब इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। इनको देख के ऐसा लगता है कि इन सभी एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो कोई कॉमन है। जैसे अगर ये हाइड कर देते हैं हम और फिर इसको रैंडमली इधर उधर कर देंगे और एक किसी एम्ब्रायो को देख के आपको पूछा जाए कि ये किस स्पीशीज़ का है, किस एनिमल का है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये ओरिजिन इसी से हुआ है, किसी एक से ओरिजिन हुआ है, ये यहाँ पे समझ में आता है। तो यहाँ तक हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।